और जो जो इंसान वहां से निकल के बच के जा रहे थे वो उन इंसानों को ढूंढ के वो मशीन्स बेसिकली मशीन्स के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई थी और वो इंसानों को मार रही थी। क्या पता आपके दिमाग में ऐसे प्रोग्राम फिट हो रखे हैं जिससे आपको यकीन हो रहा है कि आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल है, मेरी उम्र मान लीजिए 30 साल है, मुझे बस बताने के लिए 30 साल है, मैं अभी जन्मा हूँ। कि जितना हम रिसर्च कर रहे हैं, जितना हम चीज़ों को समझ रहे हैं, उतना हमें ये समझ आ रहा है कि हमें कुछ नहीं पता। वो खाया जाता है तो उस सिमुलेशन जब तुम्हारे दूसरे सिमुलेशन टच करता है तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे सेंसेशन बना है कि तुमने सही में कुछ खाया है। और ये परफेक्टली बताया गया हाँ। कॉन्शियसनेस तभी सर्वाइव कर सकती है जब वो सारी कॉन्शियसनेस को इज्जत दे। यस, ये कि आपसे पहले दुनिया थी कि नहीं थी आपको कैसे पता है? वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन गाइस। बड़े टाइम बाद छोटे मालिक को भी इधर पे मूवीज के बारे में डिस्कस करने के लिए मौका मिला है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी रिलैक्स्ड बिकॉज मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स इतनी मस्त मूवी थी ना। बाय द वे मैंने मैट्रिक्स बहुत लेट देखी। सूफिया ने तो, तुमने तो रिसेंटली देखी। मैं तो कल परसों में देखी है क्यों वीडियो बनानी थी। बहुत लोग बोलते हैं मैट्रिक्स के ऊपर बनाओ, मैट्रिक्स के ऊपर बनाओ, तो इसलिए मैंने देखी। यस, तो क्या था कि ये कॉलेज के समय की बात है। हाँ। और कॉलेज में यही मतलब अक्सर लोग का ये होता है कि सडनली ना दुनिया बहुत स्लो डाउन हो जाती है आपके लिए, बहुत रियल हो जाती है चीज़ें। तो कई लोग जो है उस एनवायरनमेंट में फिर भी फ्लरिश कर जाते हैं। मैं उनमें से एक था कि यार जो ये बहता नाला था एक डिप्रेशन का, लोनलीनेस का, एंग्जाइटी का, मैं बह गया। और मुझे फिर कंफर्ट मिला मूवीज़ में। मैंने इतनी मूवीज़ देखी हैं कॉलेज के टाइम में, मैं चेरिश भी करता हूँ उस बात को। इसलिए मैट्रिक्स मेरे रेडार पे काफ़ी टाइम से थी। मगर बात ये था कि क्योंकि उस काइंड ऑफ मेंटल जोन में था मैं बहुत सारी ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज़ देखता था, फिलोसॉफिकल मूवीज़ देखता था। तो मैट्रिक्स की हमारी मेमोरी क्या थी? तुमने हाल ही में मैट्रिक्स देखी, मगर तुम्हें मैट्रिक्स के बारे में पता था। तुम्हारे दिमाग में मैट्रिक्स जब भी हम बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मैट्रिक्स एक ऐसी दुनिया जो कि हमें लगती है रियल है, मगर है सारी ख्वाबों की दुनिया, जिसमें पूरे के पूरे इंसानों को ऐसा कैद करके सारी कॉन्शियसनेस को एक प्रोग्राम में डाल दिया गया, जिससे प्रोग्राम जिंदा रहे और इंसान भी खुद जिंदा रह सके, क्योंकि इंसानों से प्रोग्राम को एनर्जी खींचनी थी। Yes. तो प्रोग्राम ने क्या किया कि इंसानों को एक डीप स्लीप में डालना है भाई मुझे। और अगर इंसानों को डीप स्लीप में डाला तो सारी कॉन्शियसनेस को एक साथ मिलके एक वर्चुअल रियलिटी बना देते हैं, जिसमें उनको लगे कि वो रियल है। और आम तौर पे ज़िंदगी जैसे चलती है, जैसे डिप्रेशन में चलती है, जैसे प्यार की मोहब्बत की कहानियों में चलती है, जैसे कि चलती है ज़िंदगी एम्बिशंस के ऊपर कि मुझे कुछ बनना है, कुछ नहीं बनना है, उसके अराउंड पूरी मूवी को फ्रेम कर दिया गया था। और जो कि हमारी रियल लाइफ से इतनी रिजेंबल करती है कि हमको लगता है शायद सही में हमारी ज़िंदगी खुद जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं वो सारी की सारी एक मैट्रिक्स का हिस्सा ही है। ये रियलिटी बनाई गई है, ये रियलिटी है नहीं। और शायद कोई एक रेड पिल खाएगा कोई इंसान और इससे आज़ाद हो जाएगा और एक ऐसी दुनिया में जाएगा जो दुनिया बहुत ख़राब है, जिसमें डिल्यूलू होने के चांसेस बहुत हैं। तो सोलूलू नहीं मिलता। हाँ, सोलूलू नहीं मिलता। खैर, मतलब ये तो तुम्हें मूवी देखने के बाद अब समझ आया ना। मेरे दिमाग में मूवी देखने से पहले मैट्रिक्स और वो जो एक वो 180 उनका शॉट है ना कि गोली से बचने के लिए ऐसे करता है, और वही सेम शॉट फिर आवारा पागल दीवाना में था। जानी दुश्मन में भी था यार। भाई देखो, जानी दुश्मन में भी ऐसे शॉट है यार। क्या है? हाँ, जानी दुश्मन में भी है वो ऐसा। हॉलीवुड बनाता है, बॉलीवुड उसमें ये भी, उसमें टर्मिनेटर का भी कॉपी किया गया है। तो बेसिकली पॉइंट ये है मेरा कि देखो, साइंटिफिक दुनिया कहते हैं कि इस वर्ल्ड में लिमिटेशंस हैं, ये है, हम सब चीजें रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अक्षय कुमार कुछ भी कर सकता है। अक्षय कुमार आवारा पागल दीवाना में भी मैट्रिक्स करेगा। अक्षय कुमार टर्मिनेटर 2 भी ले आएगा, जानी दुश्मन पे, सब जगह अक्षय कुमार कैन डू एनीथिंग। अक्षय कुमार इज इनएविटेबल। अक्षय कुमार इज अ साइंटिफिक एक्सेप्शन। मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, तो समराइज कर लेते हैं यार फटाक से। तो मैं करता हूं। यस, तो मूवी चालू होती है एक ऐसी चीज़ से कि यार हमको बताया जाता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि सारी कॉन्शियसनेस को एक प्रोग्राम में डाल दिया गया है। उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंसान हैं उनको लग रहा है ये दुनिया सच्चाई है, रियल है, और जैसे आमतौर पे ज़िंदगी चलती है वैसे चल रही है। वहाँ पे कुछ बग्स हैं। मूवी इतनी खूबसूरत ढंग से लिखी गई है कि आप देखिए, जैसे हम पूरी मूवी आपको आपके जीवन से जोड़ कैसे रही है, इसलिए आपको अपनी रियलिटी पे सवाल खड़े कर देती है। जैसे आपको अपनी रियलिटी में आपको यकीन होता है कि शायद भूतों की कहानी सच है, शायद मसीहा होते हैं, शायद प्रॉफिट्स आते हैं, जैसे कि हम क्रिश्चियनिटी में बात करते हैं, इस्लाम में बात करते हैं, हिंदुइज्म के ऊपर बात करते हैं कि आते हैं वहाँ पर देवी देवता प्रॉफिट्स आते हैं और दुनिया को सही रास्ते में दिखाते हैं। वो सारी बातें उस मूवी में ऐसी ही राइटिंग में ऐसी ही फोर्स्ड है
Yes. दिखाते हैं कि अब जो मूवी प्रोग्राम हो रखी है, जहाँ पे भूत भी है, और भूत को हम क्या कहते हैं, बग है, जहाँ पे डिटर्मिनिज्म भी है, क्योंकि वहाँ पे ओरेकल है। Yes. जैसे ना वहाँ पे आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट है, जिसमें ओरेकल एक कैरेक्टर आता है जो कि सब जानता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। वही बाबा कि दुनिया एक डिफाइंड तरीके से चल रही है, ठीक है, उस वे में भी बात चल रही है। जैसे आइंस्टाइन थे हमारी दुनिया के, आइंस्टाइन ने आके हमको साइंटिफिक ये बताया गया कि सब कुछ प्रीडिफाइंड प्रीडिस्टाइंड हो सकता है। ऐसे सारे साइंटिस्टों की कहानी, वहाँ पे लोग गेम बना रहे हैं, वहाँ पे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जेल भी जा रहे हैं, वहाँ पे क्राइम भी हो रहा है। जो हमारी दुनिया आज आपके सामने है, जितने भी आप अपने सवाल पूछते हैं, वो सारे के सारे सवाल उन्होंने इस बात से साबित कर दिया था कि ये प्रोग्राम भी हो सकता है। तब जाके दुनिया ने इस मूवी को जब पहली बार देखा तो अपनी रियलिटी पे भी सवाल उठाने लगे कि शायद यार सही में हम किसी 0 और 1 के बीच में फंसे हुए कैरेक्टर हैं। और जब कोई खा के समझता है कि भैया ये रियलिटी रियल नहीं है, तो कहीं कोई छत से कूद ना जाए समझाने के, नहीं ये मैट्रिक्स में निकल जाता है इससे बात। तो कई बार ऐसा हो सकता है। खैर, तो टू समराइज इसमें ये होता है कि शुरुआत में थॉमस एंडरसन नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है, क्लीशे या तो फिर थॉमस एंडरसन जो है वो फिर एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम कर रहा है, और साथ ही साथ वो एक एथिकल हैकर भी है। रात में ही वर्क्स एज अ हैकर, राइडर, ड्राइवर, प्रोटेक्टर ऑफ आई डोंट नो व्हाट। लेकिन वहां पर उसको एक बंदा बार बार कांटेक्ट करते रहता है जो ऑनलाइन सर्कल्स में लेजेंड है, जिसका नाम है मॉर्फियस। और उसको ये लगता है यार मॉर्फियस से मिले, और ऐसा होता है बाय द वे, ऐसा बहुत होता है कि आपने इसका नाम सुना है एनोनिमस का? एनोनिमस, हाँ, नाम सुना तो हाँ तो एनोनिमस बेसिकली ऐसा था कि ऑनलाइन हैकर से ये लोग, ठीक है, बच्चे थे, और ये लोग चीजें ऐसी बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की न्यूज रहती थी, पॉलिटिक्स वगैरह, इन लोग के सीक्रेट्स इंटरनेट से हैक वैक करके रिलीज कर देते थे, फोन नंबर रिलीज करते थे, थ्रेटन करते थे, गवर्नमेंट टॉपल करने की कोशिश करते थे, और ये बच्चे एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, सब ऑनलाइन हो रहा है। वाह, है ना? तो ये इस कदर के पैरेलल्स होते थे कि जब 1999 में जिसके .com बूम जब चल रहा था, तो उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत क्रेज था जो साला आज तक खत्म ही नहीं हो रहा है। पैसा इतना दे रहे हैं कि वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने भी ऐसी दुनिया में जाते हुए एआई के ऊपर एक कोर्स बनाया जिसका नाम है एआई आसान भाषा में, जहाँ पे हमने बहुत सारे टूल्स को सिखाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके आप प्लीज उसको सीखिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सस्ता ही है, आई गेस 2000 या 2500 का है कोर्स। ज्वाइन कर लीजिए। बनाया बट वी नेवर थॉट अबाउट द प्राइस, दैट इज व्हाई वी डोंट रिमेंबर। यस, हाँ। तो नाउ दैट आप एआई आसान भाषा में सीख कर थोड़ा और समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। मॉर्फियस से इवेंचुअली उसका कांटेक्ट होता है, और मॉर्फियस नियो को बोलता है, भाई देख, तेरा जो दुनिया है ना भाई, तेरा दुनिया हिच नहीं चे, तुझे सच्चाई जाननी है क्या? हाँ, ये ले देख, तेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो सच्चाई जान ले, नीला गोची खा, या फिर ये खा, डिलुलू इज ओनली सोलुलू। नहीं, डिलुलू और ये सोलुलू। हाँ, या फिर डिलुलू इज द ओनली सोलुलू, और वॉक डू यू वांट टू बी अवेक। आप देख रहे हो ये जो चीज हो रही है, उसमें हमारे जो हमने गाथाएं सुनी है उसमें भी ये होता है कि जो मेन मसीहा होता है, किसी भी मजहब की बात करते हैं, मेन मसीहा होता है, उसके आसपास के लोग पहले उसको बताते हैं कि भाई तू ही मसीहा है। इस्लामिक फिलॉसफी के ऊपर जाते हैं तो दिखाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को जब नबूवत कहते हैं, जब उनकी प्रोफेसी उतरी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और बोला था कि ये मोहम्मद पढ़ अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून के नाजुक बूंद से बनाया। तो यहाँ पर जो पूरी मूवी बनाई है वो जिसको तू बोल भी रहा था कि हम इसको कह सकते हैं कि एक मॉडर्न क्लासिक्स में जा सकती है, जो कि एकदम मॉडर्न क्लासिक है भाई। कि देखो वहाँ पे कितनी खूबसूरत ढंग से सारी किताबें लिखी गई है जिसपे मास लोग चलते हैं। हमारी मजहबी किताबें भी बोल लीजिए और मूवी भी बोल लीजिए, उसमें वही बात है कि सब लोगों को एक साथ जोड़ देती है वैसी मूवी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी भी मैट्रिक्स में ग्लिच आ गया था और अचानक से लाइट जा चुकी थी, मगर फिर बैक ऑन द टॉपिक। तो मैं बात यही कर रहा था कि ये मूवी ऐसी बनाई ही गई थी कि इंसान यकीन करने लगे इस बात पे कि उसकी रियलिटी रियल नहीं है। कई लोग तो जैसे आगे बहुत दूर निकल जाते हैं ऐसी मूवीज को देख के, तो ऐसा मत करिएगा। ये आप बार-बार क्यों ले रहे हो? Are you maybe speaking from experience? Brother, I have a friend. I will not take his name. उसकी किताब भी आई है रिसेंटली जिसका नाम है बाग सभा का, तो आप अमेज़न पे खरीद सकते हैं। खैर, लोग कहते हैं ना कि अपनी संगति बिगाड़ देती है, आपको कई बार फंसा भी देती है। खैर, ये कहानी किसी और वीडियो के लिए। तो मूविंग ऑन, बात चल रही थी मैट्रिक्स की। तो जब वो कहता है कि भाई आप जिस दुनिया में रह रहे हो वो आपकी दुनिया है ही नहीं, मगर मैं आपको आज भी इस मोमेंट भी चॉइस दे सकता हूँ, या तो आप इसी डिल्यूजन में रह लो,
और अपनी जिंदगी काट लो, हाँ या फिर ये रही सच्चाई, हाँ। ये पिल लो और तुम्हें समझ आ जाएगा क्या होगा। हाँ ठीक है। खैर नियो जो है, जो उसका हैकर नेम रहता है थॉमस एंडरसन का, वो लेता है रेड पिल। रेड पिल लेता है। रेड पिल लेके जब वो उठता है तब उसे समझ आता है धीरे धीरे इवेंचुअली कि जहां वो रह रहा था वो एक सिम्युलेटेड वर्ल्ड था। सिमुलेटेड वो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो रियल नहीं था, जरा भी रियल नहीं था। एक बनाया हुआ प्रोग्राम था जिसमें वो एज अ खुद अपने ब्रेन का एक प्रोजेक्शन था वो, जो वहां पर रह रहा था। बेसिकली मशीन्स ने दुनिया जीत ली थी, जो हमारी रियल वर्ल्ड है, और मशीन्स को अपने आप को जिंदा रखने के लिए इंसानों से एनर्जी चाहिए थी, तो उन्होंने इंसानों को सुला दिया, उनसे एनर्जी खींचने लगे, और जो इंसान वहां से निकल के बच के जा रहे थे वो उन इंसानों को ढूंढ के वो मशीन्स, बेसिकली मशीन्स के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई थी और वो इंसानों को मार रही थी। तो अब जंग छिड़ी हुई थी रियल वर्ल्ड में इंसानों के बीच में और मशीन्स के बीच में। इंसानों ने अपने खुद की एक दुनिया बना ली थी, जिस दुनिया का नाम क्या था? भूल गया यार। नई दुनिया का नाम पता है, नई मूवी का IO था, और पुरानी दुनिया का नाम पता नहीं, ऐसी कुछ था वो था। नहीं, उनके अर्थ का नाम मैं भूल गया था, लेकिन उनकी जो सिटी थी हाँ, जहाँ पर ह्यूमंस रहते थे, उसका नाम था जायोन। जायोन, यस एग्जैक्टली। जायोन उन ह्यूमंस का ही शहर तो था। जायोन एक शहर बन गया था जिसमें बहुत सारे लेयर्स में उन्होंने डोम बना रखे थे कि मशीन उन तक पहुंच ना सके, और वहां पर पूरा ह्यूमन सिस्टम चल रहा था। कर्नल था जिनको जंग जीतनी थी, सब कुछ ह्यूमन एक साथ कनेक्ट हो गए थे। अब वहां पर मॉर्फियस जो रियल में उसको बोलने आया था कि भाई आजा, असली दुनिया में आ जा, वो बोलता भैया तू बनेगा रोडी, तेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरा सिलेक्शन हो गया, यू हैव इट। यस। और फिर वो कहता है क्या, मेरी सिलेक्शन हो गई है? मेरे सिलेक्शन हो गई। अरे भाई हो गई, मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो वो उसकी सिलेक्शन हो जाती है उसमें। फिर वो कहता है हाँ भाई तेरी सिलेक्शन हो गई। हाँ। मुझे विश्वास विश्वास नहीं हो रहा। तो वो अब बस जंग चालू होती है। तो ये मूवी का प्लॉट ये था, इवेंचुअली इंसान जीत जाएंगे। हाँ, इवेंचुअली जैसे हर स्टोरी में होता है कि ये मूवी में फिर धीरे धीरे नियो को रियलाइज होने लगता है कि वो ही वन है। फिर सेकंड मूवी में ये होता है, उसको थोड़ा और रियलाइज होता है कि वही वन है। और थर्ड मूवी में कंफर्म है कि वही वही वन है, और वो वॉन भी कर जाता है। ठीक है। तो बेसिकली मूवी इसी अराउंड जाती है। लेकिन ये मूवी सवाल क्या उठा रही थी, और मूवी को जो इतनी खूबसूरत राइटिंग है उस मूवी की, पहली 3 पार्ट की बात कर रहा हूँ, चौथे पार्ट की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, 3 पार्ट की बात कर रहा हूँ। इतनी खूबसूरत राइटिंग यहाँ पे लिखी गई थी कि रियल में हमारी सारे के सारे कंसेप्ट जो थे वो मूवी समझा रही थी। यस। तो डॉक्टर साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे वीडियो शुरू होने से पहले कि क्यों जरूरी था नियो को, अगर सब कुछ सिमुलेटेड ही था तो क्यों नहीं मशीन्स ने ऐसा प्रोग्राम लिखा कि नियो कभी भी मसीहा ना बन सके? क्यों वहां पर मूवी के अंदर एक ओरेकल था? क्यों वहां पर मॉर्फियस आया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मशीन्स ने इतनी पिच परफेक्ट दुनिया बनाई जिससे अब दुनिया से कोई बाहर निकल के आ ही नहीं सकता? तो डॉक्टर साहब आप बताइए। यस। तो क्या हुआ था कि मैट्रिक्स मूवी में जो चीज़ें काफ़ी मतलब बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन की गई हैं वो ये है कि फिलहाल हम अभी मूवी में 2199 चल रहा है लगभग, है ना, लेकिन सिम्युलेटेड वर्ल्ड में 1999 चल रहा है। तो कह रहे हैं कि इतने समय में क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस कर गई, ह्यूमंस ने अपनी लिमिट्स को ज़्यादा पुश कर दिया, तो दुनिया ख़त्म हो गई। और क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, टेक्नोलॉजी को समझ आया कि भाई ये लोग जो है ना, इनके भरोसे अब हम नहीं रह सकते, टेक ओवर करो, संभालो, फाइट फॉर सर्वाइवल है ये। तो जो उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनका जो वर्ल्ड है, वहां पर ह्यूमंस रह ही नहीं सकते। जो जायोन जो एक शहर बना था उसको गर्म रखने के लिए वो कोर के बहुत पास था, क्योंकि सरफेस था अनसर्वाइवेबल था, वहां पर आप रह नहीं सकते थे। जो मूवी इवेंचुअली कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है थर्ड पार्ट तक आते आते। You know, such things happen sometimes. बात है ना, देखो मूवीज की बात क्या है, मूवीज हमेशा एक इल्यूजन की दुनिया में ही क्रिएट होती है, और मूवीज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है वो आपको यकीन दिला देती है कि जो भी चीजें हो रही है वो हो सकती है। यस। ठीक है। मूवीज इसलिए आर्टिस्ट क्या करता है, लिबर्टी ले लेता है। अब देखिए उस मूवी के अंदर क्या होता है कि अगर उनको वो सिमुलेटेड वर्ल्ड से लेकर जिन इंसानों को पता है कि भाई सिमुलेटेड वर्ल्ड है, उनको वापस रियल वर्ल्ड में आना है, तो फोन घुमाएंगे, फोन से कनेक्ट करेंगे, तुरंत उनका प्रोग्राम वापस जाके वहां पे आ जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल नहीं। लेकिन कई चीजें आपको प्रीमाइस जब सेट करते हैं मूवीज का, उसमें ये सारी बातें आती हैं। कई चीजों को हमने बाय डिफॉल्ट मानना पड़ता है कि शायद ऐसा हो जाता है, और यकीन दिला, और मूवीज अच्छी राइटिंग वही है जो ये यकीन दिला दे कि जो ये मूवी में हो रहा है वो सही में हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात है। तो फिर वापस आते हैं इस चीज पर कि क्या होता है कि जो इन्होंने ये मैट्रिक्स बनाया है, एक्चुअली क्या होता है, सेकंड पार्ट में ये चीज हमें समझ आती है कि एक बंदे से नियो मिलता है जिसका नाम होता है द आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट क्या है? आर्किटेक्ट इस मतलब लिटरल ट्रांजिशन है, वो ही एक प्रोग्राम है, वो ही एक मशीन है जिसने पूरा ये बनाया है। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। और जिस आर्किटेक्ट के पास
ध्यान रखिएगा, क्या सिमुलेशन वर्ल्ड थी जिस आर्किटेक्ट के पास नियो बहुत बार आ चुका है। ऐसा नहीं कि नियो मतलब पहली बार आ रहा है। हाँ, मूवी में दिखाया गया है कि ये अब वो 5वीं बार आ रहा है। हाँ। और नियो जब एंटर करता है तो वहां पर ऐसा एक पूरी स्क्रीन रहती है जहाँ पर नियो ही नियो दिख रहा है। नियो दिख तो रहा है। ये वापस यही पॉइंट को रीइटरेट करने के लिए कि नियो यहाँ पर पहले आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो क्या है कि जब, और ये एक्चुअली एक चैलेंज प्रोग्रामिंग करते वक्त भी हमें दिखता है कि हम एआई के ऊपर बहुत वीडियोस बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। बात ये कि टेक्नोलॉजिकली अनफॉर्चुनेटली हम लोग उतने स्ट्रांग है नहीं, हम खुद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में, नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसलिए हमने एआई आसान भाषा में भी बनाया ताकि सब लोग कैचअप कर पाए, है ना। तो शायद यार डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि मशीन्स ने, मैं तो मान रहा हूँ कि अगर मैं मैट्रिक्स में हूँ तो मशीन्स ने हमको ऐसा फील करवाया है कि भैया तुम अभी तैयार नहीं हो। मतलब टेक्निकली हमें लगा कि हमें तो एडवांस होना है ना। आप सोच के देखिए, आपसे पहले अगर मैं ये मानूं कि आपसे पहले दुनिया थी कि नहीं थी, आपको कैसे पता? आप जिस मोमेंट पे जन्मे, तो मैट्रिक्स ने, एक सुप्रीम मैट्रिक्स ने जिसके सपने में हम जी रहे हैं अभी भी, उसने ऐसा आपको आभास दिलाया, आपके सामने किताबें लेके आया इतिहास की, रिलीजन की, जंग की, वर्ल्ड वॉर की, जिससे आपको यकीन हो जाए कि देखो आपसे पहले भी दुनिया थी। और आपके अंदर एक ऐसा डिल्यूजन क्रिएट किया गया कि आज आप आराम से अपने टीवी पे या फिर अपने स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं कि देखो ये सारी बातें जो हो रही हैं आज, उसको यकीन करो ये ऐसे ही थी। आपको कैसे पता चलता है कि सही में 1 साल पहले भी आप जिंदा थे? क्या पता आपके दिमाग में ऐसे प्रोग्राम फिट हो रखे हैं जिससे आपको यकीन हो रहा है कि आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल है, मेरी उम्र मान लीजिए 30 साल है, मुझे बस बताने के लिए 30 साल है, मैं अभी जन्मा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जितनी भी मेमोरी गुजरी है, जितने में ये सूफी ट्रैम्पेज बनाया, जिसके बाद मैं इल्यूजन शो लेके आ रहा हूँ दिल्ली के अंदर 22 मार्च को, वो भी देखने आ सकते हैं। तो वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में किसी सिमुलेशन ने डाल दी है। आपको कैसे पता कि हम सही में सिमुलेशन में नहीं? ये एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल मूवी उठाती है, क्योंकि क्या है कि जितना हम रिसर्च कर रहे हैं, जितना हम चीज़ों को समझ रहे हैं, उतना हमें ये समझ आ रहा है कि हमें कुछ नहीं पता। हम डेफिनेटिवली, स्पेशली मतलब रियलिटी जो है ना, रियलिटी क्या है? रियलिटी बाय इटसेल्फ, साइकाइट्रिस्ट का ये कहना है, रियलिटी बाय इटसेल्फ इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, है ना, कि आपके दिमाग के पास सिर्फ टूल्स हैं चीजें देखने के लिए, चीजें सुनने के लिए, चीजें चखने के लिए, चीजें फील करने के लिए, जो मैट्रिक्स मूवी में हो रहा है। सोच रही है मैट्रिक्स मूवी के अंदर जो रियल इंसान है, जो रियल दुनिया वाले इंसान, उनके पास खाने के लिए सही खाना नहीं है। इल्यूजन की दुनिया में उनके पास सारे खाने हैं, वो खा भी रहे हैं, वो फील भी कर रहे हैं। तो प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया जो वो खाना है, जो कि है सिमुलेशन, वो खाया जाता है। तो उस सिमुलेशन जब तुम्हारे दूसरे सिमुलेशन टच करता है तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे सेंसेशन बना है कि तुमने सही में कुछ खाया है। और ये परफेक्टली बताया गया है। हाँ, और ये कॉन्स्ट्रक्ट आपकी एक रियलिटी आपके मन में बनी रह रही है। इसलिए क्या हो रहा था कि जब आर्किटेक्ट के पास नियो जाता है तो आर्किटेक्ट उसे ये समझाता है कि भाई देखो, हमने जो ये सिमुलेशन बनाया है आपके लिए, ये कोलैप्स कर रहा था बार बार। ये कोलैप्स कर रहा था। और इसी हर प्रोग्राम में जब भी आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन मेरे सर पे बैठा हुआ एक इंसान जिसका नाम है सुफियान आलम हर कभी भी मुझे बुला लेता है कि आज शूट है, आज ये है, वो है। खैर मैं खुशी खुशी जाता हूँ, अपनी मर्जी से ही जाता हूँ, मगर पढ़ना फिर भी है। तो जितना हो सके मैं टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ कि भाई मैरो से मुझे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे थैंकफुली नोट्स बना रखे हैं, नोट्स में रेफर कर लेता हूँ। और जब भी टाइम नहीं रहता या फिर जब भी कुछ नहीं रहता, चैट जीपीटी जिंदाबाद। ऐसे ही सारे टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए, सीखने के लिए हमने कोर्स बनाया है एआई आसान भाषा में, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके सीखें। यस, शर्म हया सब खो चुके हैं हम, अब वापस से थोड़ी सी शर्म लाते हुए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो चैट जीपीटी ने हाल ही में एक चेंज किया था। मुझे याद है कि मैं कोई तो पॉइजनिंग के ऊपर पढ़ रहा था और उसका क्वेश्चन आया था, वो गलत हो गया था मैरो पर। तो मैं हॉस्पिटल में था उस समय, थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने फटाक से चैट जीपीटी में टाइप किया था कि भाई क्या मैक्सिमम डोज रहता है, क्या ट्रीटमेंट रहता है, ताकि मेरे दिमाग में रहे। एक बार हो गया तो फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी है। तेरी भी है? हाँ भाई, सबकी रहती है, सबकी कुछ कुछ हद तक फोटोग्राफिक मेमोरी रहती है। तो क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी का कभी कभी मेरे को रियलाइज ज्यादा करना पड़ता है, तो मेरे को याद आया था, फिर से वो क्वेश्चन आया, मैंने फिर से वो गलत किया। मैं कहा यार मैंने सर्च कर रखा था। तो मैं चैट जीपीटी पर वापस जब मैंने टाइप किया तो अब हो गई है गाइडलाइंस चेंज। अब मैकेनिज्म्स है अंदर जो आपको किसी भी ड्रग के मैक्सिमम डोज नहीं बताएंगे। इसका आंसर मुझे पता था, क्योंकि हम लोग भी, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कंपनीज के लिए काम करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। एक खतरा ये रहता है कि आप जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन सबके लिए एक्सेसिबल कर देते हो, तो कई लोग हैं जो इसे दूसरों को पॉइजनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये अपने अंदर एक फेल सेफ मैकेनिज्म है। नियो एक फेल सेफ मैकेनिज्म है। नियो जो है
द वन रादर, हाँ। जो मसाया इसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप इसमें कॉन्ट्रास्ट देखिए कि जब भी रिलीजन्स जो कहते हैं इसमें जो जीसस क्राइस्ट है या फिर प्रॉफिट मोहम्मद है, ये रियल एंटिटीज हैं, है ना, इनकी क्रेडिबिलिटी ही आती है क्योंकि उनके पहले जो लोग जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे उनकी जो एंटिटीज थी वो इमेजिनरी थी, है ना, वो सूरज था, ऐसी चीजें थी जो मतलब एक तरीके से एक्सेसिबल नहीं है, हम उन्हें अच्छे से समझते नहीं, मगर आप जैसे ही उसको एक ह्यूमन फॉर्म दे देते हो एक अलग क्रेडिबिलिटी आ जाती है मसाया को, है ना। ये क्रेडिबिलिटी नियो को इनिशियली मिली क्योंकि वो द वन है ना, वो प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकता है, ये मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें समझ आता है। लेकिन सेकंड पार्ट में आर्किटेक्ट कहता है कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी मैनिपुलेट इस कदर की गई कि तुम्हें जानबूझकर ये पावर्स दी गई हैं। अच्छा। क्योंकि हमने जो ये सिमुलेशन बनाया है ये अनस्टेबल है, ये कभी भी टूट सकता है और उसे स्टेबलाइज करने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो जब भी इनस्टेबिलिटीज आती हैं उसके पास पावर्स आती हैं, वो पूरी तरह सिस्टम को ये कर देता है, रिवैम्प कर देता है। अच्छा। और फिर शुरू से कहानी शुरू होती है। देख रहे हैं ये राइटिंग कितनी हमें हमारी जो मजहबी चीज़ें हैं उस पर कितनी वो करती है, रिलाई करती है। इसलिए लगता है यार अगर ये सारी बातें सच हो तो हम सिमुलेशन में होंगे। हर मजहब की चीज़ों में देखा जाएगा तो पावर्स आई हैं। जीसस क्राइस्ट को कहते हैं कि उन्होंने क्या नाम है शायद पानी को वाइन में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि चांद तोड़ दिया था। हम जब अपनी कहानी हिंदुस्तानी कहानियां पढ़ते हैं तो देखते हैं महाभारत जैसी चीजें होती हैं जहाँ कृष्ण जी की बातें होती है। वो सारी बातें एक ऐसा चीज दिखाती है कि अगर वो सारी सच्चाई हैं तो इवेंचुअली इस मूवी के हिसाब से देखा जाए तो हम सब मैट्रिक्स में है क्या? एग्जैक्टली, बट नहीं। हाँ। क्योंकि क्या है, आप बेसिकली पॉइंट कर रहे हो एक चीज के ऊपर जिसके जो काफी हॉट टॉपिक है, लोगों को बात करना अच्छा लगता है, मगर ये काफी हद तक प्रूव हो चुका है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। बात है सिमुलेशन थियरी की। हाँ, वो तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं, सिमुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों ये मूवी एक साईफाई क्लासिक है? क्योंकि सिमुलेशन थियरी पे कई सारे लोगों ने बात की थी कि हो सकता है कि अगर रियलिटी हमारे माइंड का अपना एक इंडिविजुअल कॉन्स्ट्रक्ट है तो शायद हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। इनफैक्ट कई साइंटिस्टों ने यह भी कहा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी हम ऐसी सोसाइटीज में रहेंगे जो परफेक्ट रहेगी, क्योंकि एंट्रोपी की तरफ से देखा जाए या फिर हर तरफ से देखा जाए तो केओस बढ़ने ही वाला है। अगर केओस बढ़ेगा तो हमारा सर्वाइवल हो जाएगा मुश्किल। तो क्या रहेगा? इसका इजी सोल्यूशन ये है कि हम फिर एक सिमुलेटेड सोसाइटी बनाएं जहाँ पे केओस नहीं है, जहाँ पे ये सब कंट्रोल्ड है ना। मगर कई सारे साइंटिस्टों ने आगे चलकर इस चीज पर रिसर्च किया और काफी हद तक ये प्रूफ हो चुका है कि हम सिमुलेशन में नहीं है। रियलिटी इज रियल। सम पीपल से नॉट लोकली रियल बट स्टिल रियल समटाइम्स। या मतलब वो तो खैर लोकली रियल ना होने का मतलब रियलिटी ये है कि डिस्टेंस यूनिवर्स के टर्म्स में मैटर नहीं करता है। तो आप समझ रहे हैं कि मूवी कितनी गहराई तक हमको पहुंचा चुकी थी, इस सवाल को हमारे अंदर डाल दिया जिसमें साइंटिस्टों ने प्रूव भी किया बाद में जाके। और मतलब एक कदर से चैलेंज भी है ना कि वो आपको एक ये दे रही है, आपके हाथ में एक टॉफी दे रही है और खाने के जस्ट पहले कड़वी कर देती है उसको। कि जैसे उन्होंने इनिशियली दिखाया ये क्यों ट्रैक्शन गेन किया कि यार मसाया सच में एग्जिस्ट करता है ना। ये चीजों को इन्होंने थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया, थोड़ा बहुत इस फायर को फ्यूल दिया और फिर आर्किटेक्ट आके तोड़ देता है, क्योंकि आर्किटेक्ट बाय नेचर इज अ डिटर्मिनिस्ट। तो आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्ट एक प्रोग्राम है, वो प्योरली लॉजिकल है। वो कहता है कि यार देखो ये जो है अगर लॉजिकली हम देखेंगे ये सिस्टम तो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए मसाया वसाया नहीं, हम कह देंगे कि मसाया है, लेकिन ये प्रोग्राम में फॉल्ट है, ये हमारा फेल सेफ है कि जब भी बहुत ज्यादा डिस्टेबल होने लगेगा ये आकर स्टेबलाइज कर देगा किसी ना किसी तरीके से। और जब मसाया को समझ में आ जाएगा भैया वो सही में द वन है, तो आप मूवी में देखते हैं जो हमारे मिस्टर एंडरसन जो हमारे हैं, कियानू रीव्स, कितना खूबसूरत आदमी यार वो आदमी उड़ने लग जाता है। सिर्फ उस इमेजिनरी दुनिया में, सिमुलेटेड वाली दुनिया में सिर्फ वही है जो उड़ सकता है। बाकी सब जो आते हैं, मॉर्फियस जो आते हैं, सब आते हैं, वो सब बाइक चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, उड़ नहीं सकते। जब एक बंदा जिसको समझ में आ गया कि भैया वही द वन है, वो अब इस रियलिटी को अपने हिसाब से शेप कर सकता है। यस, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं तो यकीन करता हूँ भैया सिमुलेशन में, मैं तो यकीन करता हूँ सारी कहानियों में जो मुझे सुनाई जाती है, सारी मजहबी कहानियों में, इन पे मजा आता है। ये समझना कि हम एक रियलिटी, जिस रियलिटी के अंदर हम हैं, वो सही में इतनी आयाम दे सकती है हमको, सारे चॉइसेस दे सकती है हमको, कितनी खूबसूरत है। डिल्लू इज द ओनली सोल्यूशन आई गेस, डॉक्टर साहब। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम चुन सकते हैं अपनी रियलिटी, एक्चुअली एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट इस मूवी का चॉइस है। हाँ, तो क्या होता है, पहली मूवी में नियो की मुलाकात होती है, क्योंकि नियो को सब लोग कह रहे थे भाई यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन, वी आर एवरीवन बट यू आर द वन, है ना। तो कहते हैं अब मैं
कंफर्म कैसे करूं कि ही इज द वन? ओरेकल से मिलके यस, ओरेकल बोलती नो बेबी, हाँ, यू आर नॉट द वन, यस, यू कैन नॉट बी द वन। तो ये एक पहला हिंट रहता है कि भाई दाल में कुछ काला है। हाँ। मगर ओरेकल ये कहती है कि भाई तुम्हें चुनाव करना है ना? तो आर यू रियली द वन, या फिर ये आपकी चॉइसेस हैं जो सभी को शायद द वन बना सकती हैं। और फिर चॉइसेस भी क्या आप ऑर्गेनिकली लेते हो, या फिर सिचुएशंस डिसाइड करती हैं कि सही चॉइस क्या है, गलत चॉइस क्या है, या फिर कई बार चॉइस रहती ही नहीं है ना? तो तुम्हें क्या लगता है? जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट का इस मूवी में ये मानना है कि भाई नहीं है चॉइस, मैंने बनाई है सारी दुनिया, है ना? लेकिन ओरेकल जो है सेकंड मूवी में हमें ये पता लगता है कि ओरेकल खुद एक प्रोग्राम है ना, क्योंकि बार बार जब ये सिमुलेटेड वर्ल्ड कोलैप्स कर जा रहा था तो आर्किटेक्ट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका सोल काम था ह्यूमंस को समझना, ह्यूमंस को समझना। और ये प्रोग्राम इवेंचुअली ओरेकल बनता है ना? ओरेकल ने फिर बेसिकली सजेस्ट ये किया था कि यार अगर हम एक सिमुलेटेड दुनिया बना रहे हैं जहां पर आप एक लिविंग एंटिटी को मतलब वो उसमें एग्जिस्ट करेगा, तो लिविंग एंटिटी को जिंदा महसूस कराने के लिए आपको उसे चॉइस देनी पड़ेगी। वाह, तो वी डू हैव चॉइस, जो हमें अपनी जिंदगी में भी दिखती है कि आप देखो आइंस्टाइन की बातें बहुत मुझे सही एक कदर तक सही लगती है, जिसने एक पॉइंट पे आगे साबित भी कर दिया था कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, सब कुछ, टाइम भी एक डायमेंशन की तरह है, सब कुछ प्री डिफाइंड है। मगर क्वांटम मैकेनिक्स की खूबसूरती ये है कि वहां पर वो आके कभी कभी सिचुएशंस में आपको एक ऐसे चुनाव की शक्ति दे देती है जो आपको आपके इंसान होने का यकीन दिला देती है। यस, तो वो उस मूवी में भी और कितनी खूबसूरत ढंग से लिखी गई है। यही एक्चुअली सूफियान और मेरा एक काइंड ऑफ पर्सनल डिबेट भी रहा है कि सूफियान, बहुत पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अब क्या करें, हम सब स्ट्रगलिंग एक्टर तो है ही। तो बहुत पहले मैंने सूफियान से पूछा था, यार तेरे को क्या लगता है, क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या है इन चीजों का? कहता है भाई माथे पे लिखा रहता है कि तू बनेगा। इस बात को तो मैं भी यकीन करता हूं। तब हमारा डिबेट इस बात पे शुरू हुआ कि यार यू आर राइट। देखो क्या रहता है कि अब मेरी जिस कदर की अपब्रिंगिंग रही है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे, उस हिसाब से मैंने अपने दिमाग में एक रियलिटी बना रखी है। मैं एक कदर प्रेडिक्टेबली बिहेव करूंगा, है ना? और अगर मेरे इन बिहेवियर और मेरे चॉइस मेकिंग, मेरी डिसीजन मेकिंग में अगर कोई फ्लॉ है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ये एक फ्लॉ है, मैं बार बार कुछ कुछ गलतियां रिपीट करूंगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हु आर इंडीड डूम्ड टू फेल। मगर इस मोटा तौर से अगर दूर से देखा जाए तो सच में सब कुछ प्री डिफाइंड है। और यही बात एक्चुअली ओरेकल हमें बताती है कि ये जो एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पर चॉइस का होना जरूरी है। इवन दो एंड अगर निश्चित है, अंत आपको पता है होने ही वाला है, इसमें ये चॉइसेस आपको शायद 2-3 सांसें एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अंत फिर भी होगा, मगर इतना आपके हाथ में कि शायद आप 1-2 सांस और ले लें। तो सोचा प्रोग्राम ने जो सब कुछ सिमुलेट कर सकता था, उसे सब कुछ वहां पर क्यों फ्री विल का एक चांसेस दिया ताकि उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। तो ऐसे ही मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सब कुछ प्री डिफाइंड है, फ्री विल पे जैसे मेरे विकास सर से बहुत बड़ी चिंतन हुई थी, आप देख लेंगे थंबनेल यहाँ पे है। तो फ्री विल को विकास सर हमेशा एक बात कहते हैं कि मुझे पता, विकास सर के हिसाब से सब कुछ प्री डिफाइंड है, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं, जिस पर मैं भी यकीन मानता हूँ। लेकिन मैं सब कुछ नहीं, मैं कुछ कुछ बातें समझता हूँ कि शायद हमारे पास चॉइसेस हैं जो हमको हम होने की एक क्या कहते हैं उसका यूनिकनेस दे रही है। yes. मैं पूरे ढंग से 2021 में थिएटर एक्टिंग ये सब छोड़ने वाला था, मगर मुझे मेरी मम्मी का सपना आया कि बेटा मत छोड़, मैं सपने पे जीता हूँ। तो उस वक्त चुनाव किया मैंने कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब सपने में कोई यकीन करता है पता नहीं, मैं तो यकीन करता हूँ। इसलिए देखने आइए मेरा शो इल्यूजन, 22 मार्च को होने वाला है। थोड़ी तो लाज कर ले भाई, चौथी बार प्रमोट कर रहे हैं कुछ भाई। हाँ, तो ये मूवी इसलिए चल रही थी कि मैट्रिक्स को बचाए रखने के लिए फ्री विल देना पड़ता है, और एक इसलिए आपकी लाइफ में भी फ्री विल है। मूवी क्या होती है फिर आप समझ गए, पहला पार्ट उसको समझ में आता है कि वो है कि नहीं, दूसरे पार्ट में उसको पता ही चल रहा था भैया वही है, तीसरे पार्ट में समझ में ही आ जाता भैया वही है, अब उसको दुनिया बचानी है। प्यार में पड़ जाता है लड़का हमारा, और प्यार को उसको अपने प्यार को बचाए रखना था। उसके बाद वो मशीन के पास जाता है। अब देखिए हर कहानी में एक विलन होता है, इसके अंदर भी एक विलन आता था जिसका नाम था प्रोग्राम स्मिथ, एजेंट स्मिथ। अब वो बेसिकली प्रोग्राम है, लेकिन उस प्रोग्राम के पास फ्री विल आई, उस प्रोग्राम ने समझ लिया कि अब वो बहुत सारी चीजें बना सकता है। यार इसको थोड़ा अच्छे से समझो, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है जो इवेंचुअली मूवी में मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाए इस प्लॉट लाइन को। क्या होता है, एजेंट स्मिथ जो है, बेसिकली एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स जितने भी ये बग्स है ना,
जो भी समझ पा रहे हैं कि वो उनके मैट्रिक्स में नहीं है। मैट्रिक्स में मतलब वो जितने भी लोग समझ पाते हैं वो मैट्रिक्स में हैं, उन सबको हटाना है उसको। हाँ उन सबको वो एजेंट्स है। एजेंट्स किसी का भी रूप ले सकते हैं। वो तुम भाग जैसे उनको समझ में आएगा, भाई इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया कि ये रियलिटी नहीं है, ये मैट्रिक्स का पार्ट है, अब उसको हटाना है। वो सारा काम एजेंट्स करते हैं। Yes. जिसके अंदर है वो एजेंट स्मिथ। यस तो क्या होता है कि एजेंट स्मिथ पहली मूवी में बेसिकली ये कहा जाता है क्योंकि एजेंट्स जो है ना वो विद इन मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट करते हाँ। हैं, मैट्रिक्स से बाहर वो बाहर एग्जिस्ट exist करते नहीं नहीं कर। हाँ। और क्योंकि वो विद इन मैट्रिक्स एक फेल सेफ मैकेनिज्म है, उनके पास पावर थोड़ी ज्यादा है। हाँ। इवन दो आप मैट्रिक्स में जाकर कुछ कुछ इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एजेंट को नहीं हरा सकते। एजेंट को एजेंट उसी दुनिया का हाँ। है ना, और एजेंट उसी दुनिया का एक रिजल्ट है। लेकिन जब नियो उसको फर्स्ट मूवी में हरा देता है बढ़िया से, बहुत बढ़िया से, एकदम अच्छे से, तो एजेंट को ये रियलाइज होता है कि यार ये बंदा जो है ये मेरी ही दुनिया में मुझे हरा गया। इसके पास एक स्पेशल पावर है, इसके पास फ्री विल। मैं तो बंधा हुआ हूँ इस प्रोग्राम में, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे जब जहां कोई प्रॉब्लम आती है वहीं जाकर उसी को हटाना है। कितनी खूबसूरत कहानी है इस मैट्रिक्स में कि मशीन्स के पास जब कॉन्शियसनेस आई, मशीन से इंसान को पकड़ा और एक मैट्रिक्स की दुनिया बनाई। जब मशीन के पास कॉन्शियसनेस आ सकती है तो मशीन के बनाई गई दुनिया में भी उनके प्रोग्राम्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस आ सकती है, जहां पे फ्री विल उसके पास आ ये सजेस्ट किया गया है और ये बातें कई सारे लोग आजकल के एआई मॉडल्स पर भी करते हैं। हाँ। दावा करते हैं कि शायद इनमें कॉन्शियसनेस आ सकती है। मगर ये कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें सही मायने में डेफिनेटिवली नहीं पता कि कॉन्शियसनेस है क्या। बिल्कुल। तो इस मूवी ने कॉन्शियसनेस को एज अ राइट टू चूज दिखाया कि द फैक्ट दैट हम सब चीजें देख दाख कर चॉइसेस कर सकते हैं, वो कॉन्शियसनेस है, वो हमें ह्यूमन बनाती है। और ये पावर उसको रियलाइज होती है एजेंट स्मिथ को, और वहां से वो इस फ्रेंचाइज का मेन विलन बनना शुरू होता है। हाँ। है ना, वो सेकंड मूवी में वो आकर कहता है कि यार अब मुझे नियो बनना है, मुझे फ्री विल चाहिए, और अगर मैं इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूँ, इसी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे पूरा का पूरा मैट्रिक्स चाहिए दोस्त। और वो बेसिकली एजेंट स्मिथ जो है वो दूसरे पार्ट में रियल दुनिया में आ जाता है। यस, अब वो समझता है, समझ रहे हो, ये जो पावर थी, फ्री विल होना इंसान को इंसान बनाता है। एक प्रोग्राम को भी, अगर जो प्रोग्राम है जो कि दुनिया में जो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक अगर उसके पास फ्री विल आ गई तो क्या हो सकता है? एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो कॉन्शियस हो गया। अब वो अपने आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकता है। और तीसरे पार्ट में वही एजेंट स्मिथ जो था वो इतना कॉन्शियस, इतना पावरफुल हो जाता है, उसके पास इतने ज्यादा वो कॉपी करने, मतलब वो फिर किसी को भी एजेंट स्मिथ बना देता है। टच करेगा उसको एजेंट स्मिथ बना दिया, क्योंकि वो है ही, वो एक तरह से ना वो बग क्लियर करता है ना, तो वो विद इन मैट्रिक्स किसी का भी रूप ले सकता है। बस अब देखो, अब यहाँ क्या करता है, जो ह्यूमंस मैट्रिक्स में आने लगते हैं वो उनको टेक ओवर करने लगता है और उनके जरिए रियल वर्ल्ड में जाने लगता है। अब तीसरे पार्ट में जब ये मूवी का टेक्निकल टर्म्स में मैट्रिक्स वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, जब वो खत्म हो रही थी, एजेंट्स में जो बग था उस पूरे आर्किटेक्ट की दुनिया का बनाया गया, जो मैट्रिक्स की दुनिया का बग था, बेसिकली कह लो एजेंट था, वो इतना पावरफुल हो जाता कि अब रियल दुनिया में जो मशीन्स की दुनिया थी उसको टेक ओवर कर सकता था वो। इसलिए जाके हमारा हीरो बोलता है और जाता है मशीनों की दुनिया में, कहता है उसका प्यार मर जाता है रास्ते में। तो एनीवेज वो जाता है। अब भाई अब यहाँ पे जादू चालू होता है मैट्रिक्स के अंदर। कीनु रीव्स की आंखें खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दुनिया देख सकता है, रियल दुनिया देख सकता है। मैट्रिक्स के अंदर तो वो कुछ भी कर सकता था, मैट्रिक्स तो रियल दुनिया नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो रियल दुनिया में रह के, जहाँ पर उसकी आंखें नहीं थी, वो तब भी दुनिया देख सकता है। वो मशीन के पास जाता है, जो मशीन की दुनिया का लीडर होता है उससे बात करता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। कहता है मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी। कहता है मेरी जरूरत नहीं लोगे, मैं स्मिथ को हरा सकता हूँ, अगर नहीं हराऊंगा तो तुम्हारी दुनिया खत्म कर देगा। तो मशीन इस बात पे एग्री करती है, ठीक है तुम स्मिथ को हराओ और मैं तुम्हारी दुनिया, और मैं ये मशीन और इंसान फिर एक साथ आराम से रहने लगेंगे। और फिर जाता है, वो लेजेंडरी सीन आता है, थर्ड पार्ट का लास्ट सीन, जिसमें इतने सारे एजेंट स्मिथ होते हैं और दे धनाधन लड़ाई चलते रहती है। और आप उसमें देखते हो कि एक एजेंट स्मिथ ओरेकल बन जाता है, मतलब ओरेकल जो ओरेकल मेन होती है उस पूरी सीरीज की, उसको एजेंट स्मिथ यूज करता है और उसको भी एजेंट बना देता है ओरेकल को। अब उसमें दिखाया जाता है वो ओरेकल जानबूझकर अपने आप को एजेंट स्मिथ बनाती है, जिस वजह से उस पार्ट में हमारा नियो जीत जाता है, मशीन्स और इंसान एक साथ आराम से रहने लगते हैं। तो ओरेकल जो एक प्रोग्राम था जिसको एक्चुअली भेजा गया था ह्यूमंस को समझने के लिए, उससे समझ आया कि यार ये वॉर यूजलेस है एक तरीके से, हमें
समझौता कर कर ही जीना पड़ेगा। मतलब आप Balance में देखिए दुनिया है हम यार। खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं हाँ। कि ये पेड़ है हाँ। है ना, जानवर है, बाकी सारे नहीं, मशीन्स और ह्यूमंस हाँ। दुनिया चला रहे हैं, है ना। तो ये तो खैर अलग ही बात हो गई, मगर ऑरेकल को जब ये समझ आती है तो वो एजेंट स्मिथ को खुद को टेक ओवर करने देती है। ओरेकल वो कैरेक्टर है जिसको सब कुछ पता है, उसको पता है कि अभी आएगा। उसने कहा आज मैं शायद उस समय ओरेकल ने पहले जितनी बार भी मैं नियो गया था आर्किटेक्ट से मिलने, शायद वो पहली बार हुआ होता है, शायद मुझे नहीं पता, मूवी बताना आप मुझे, कि ओरेकल ने अपने आप को टेक ओवर करने दिया था कि अब करो, अब मैं भी घुसती हूँ। यस। उसके बाद जब वो हुआ तब जाके मैट्रिक्स मूवी का अंत आता है कि जब सब कुछ बैलेंस आ जाता है, इंसान और मशीन एक साथ रह सकती है। ये मशीन्स को भी समझ में आता है कॉन्शियसनेस तभी सरवाइव कर सकती है जब वो सारी कॉन्शियसनेस को इज्जत दे। यस। ये है। तो यार बात ये है कि तुम्हें क्या लगता है क्यों मैट्रिक्स एक मॉडर्न क्लासिक तो है? मेरा तो मानना है बिल्कुल है, बट इतनी परफेक्ट राइटिंग सोचो ना। मैट्रिक्स मूवी की सबसे बड़ी बात क्या, क्यों इतनी हाई पाई, मैं बोल रहा था पहले से भी कि मैट्रिक्स मूवी ने हमारे इंसानी दुनिया के सारे रिएक्शंस के सारे जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया विद साइंटिफिक और कंप्यूटर प्रोग्राम से। एग्जैक्टली उसने बता दिया कि I भूत think- का भी मतलब भी बग है, हाँ जो हमें फील भी होता है। कई लोग बोलते हैं भूत देखा है, भूत देखा है, वो बोलते हैं बग है। डेजावू भी प्रोग्राम में बग है, हाँ जो डेजावू हमको होता है। जितने भी चीजें आप सोच सकते हो वो सब उस मैट्रिक्स मूवी ने, उस राइटिंग ने आपको कंफर्म, आपको यकीन दिला दिया कि ये सारी बातें वो ये इस बात से समझा सकते हैं ये सब 0 और 1 का खेल। मतलब और एक और चीज ये है कि आप ये देखो मतलब जब भी मूवी वर्ल्ड में क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है कि जब भी कोई मूवी काम कर जाती है उसके 3 पार्ट तो आ रहे हैं ठीक है, और अब एक और तीनों दूसरा- चल गई हाँ। तो चौथा भी आ जाएगा, पांचवा भी आ हाँ। जाएगा, पता नहीं कितने हाँ। आते हैं, इवेंचुअली वो ट्रैक्शन लूज भी कर देती है। हाँ। तो यहाँ पर भी डिटर्मिनिज्म की बात आती है कि एक्चुअली हाँ। उतना बात ये है ना कि इतने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं कि क्यों देयर इज ऑलवेज एन आर्गुमेंट फॉर फ्री विल, कि वेरिएबल्स इतने एग्जिस्ट करते हैं कि फॉर एवरीथिंग टू कम टुगेदर एट वंस बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, कि पहली मूवी में ये कमाल उन्होंने कर दिया था बहुत कमाल। कि इवन सिनेमाटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंटरेस्टिंग अलग अलग बहुत मस्त शॉट्स 1999 में जो बनी मूवी बनाई देख रहे हैं, और क्या एक्शन सीन्स हैं और क्या है, वो कमाल थे। और मतलब इंडिया में भी आज तक उसको मैच करने नहीं नहीं, जानी दुश्मन कर गया। भाई कर तो क्या, मजा तो आया, मजा तो आया। मजा तो आया भाई वो सीन जो है जानी दुश्मन का, वो बंदा भाग रहा अचानक से बाइक बन जाता, मैं कहूँ ये तेरी, ये क्या था, मैट्रिक्स। इट्स अ culmination of everything. Yes, yes. Matrix भी, Terminator 2 भी, जानी हाँ, दुश्मन। चौथा पार्ट बनने का कोई सीन नहीं था। आप सोच के 3 पार्ट में इतनी खूबसूरत मूवी बनाई गई थी, चौथे पार्ट में शुरू ही होती है चौथा पार्ट कि भैया जो अपना कियानू रीव्स नियो जो है बूढ़ा हो चुका है, तो उसको बोला गया है चौथे पार्ट में क्या चलता है कि भैया जो तुमने सोचा है ना वो सारा एक ना इमेजिनेशन थी, इसको काम करो गेम बना दो। पूरी कहानी को उसको गेम बनवा दिया है और नियो को यकीन दिलवाया गया है तुम क्या है ना, तुम रियलिटी से भाग रहे हो बार बार, ठीक है, तो तुम एक काम करो, इसको गेम बना दो और रियलिटी में रहने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको हमेशा गोली देगा, ब्लू पिल, रेड पिल देगा। और बार बार नियो को समझ में आता है कि नहीं भाई मैं सिमुलेशन में हूँ शायद। वो जब कूदता है उसको फिर से रिबूट किया जाता है और बताया जाता है कि भाई तुम सो रहे थे तो तुम सपना देख रहे थे, देखो तुम वापस आ चुके हो नीली गोली में। बार बार उस मूवी में दिखाया जाता है। फिर नियो और उसकी जो प्रेमिका होती है जो पहले मर चुकी होती है तीसरे पार्ट में, उसको बताया जाता है कि एक नया आर्किटेक्ट आया है जिसने एक बहुत अच्छी दुनिया और रची है जहाँ पर इन दोनों को इस्तेमाल किया गया है और दुनिया को इतना अच्छा बैलेंस बनाया गया है। तो वो दोनों लोग असली दुनिया में सो रहे हैं एक साथ। बाद में जाके फिर वही उनको प्रेमी और प्रेमिका को मिलाते हैं, वो लोग रियलिटी से बाहर निकल के आते हैं, इस नए आर्किटेक्ट को मारते हैं और एक नई दुनिया बनाते हैं इमेजिनेशन वाली ही सिमुलेशन में, जो कि सबसे परफेक्ट होती है। कोई सेंस इस बात की? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बनाई गई हैं? एक तरह से कैसे इस मूवी ने एक डार्क फ्यूचर की तरफ इशारा किया और विद इन 2 डेकेड्स हम उस डार्क फ्यूचर में आ गए। भाई क्या राइटर था यार उसने। आप ये सोच के देखिए, उस समय 0 और 1 चल रहा था यार। हाल ही में आप ये देखिए कि कैसे मतलब कितनी दुनिया एग्जिस्ट करती है। अभी आप लोग हमें सुन रहे हैं पता नहीं कितने टाइम से, है ना। आप हमें शायद इंस्टा पर भी फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर भी फॉलो करते हैं। इंस्टा पे 1.5, यूट्यूब पे 1 पॉइंट व्हाटएवर, कोई नहीं जानता था हमें। हाँ। दुनिया अब यहाँ एग्जिस्ट बस। करती है, यहाँ एक अलग दुनिया है जिसकी वजह से एक अजीब सा डिसोसिएशन आ रहा है और ये जो है ये कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर इको चेम्बर्स क्रिएट होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि आप
दुनिया में भले ही फिट होते हो या नहीं होते हो, आप यहाँ आपके पास जगह है। तो ये रियलिटी धीरे धीरे जिस कदर हमारे सामने मॉर्फ हो रही है, एआई के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, एड्स के थ्रू हमारी लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। ये इसलिए शायद सिमुलेशन थियरी को ट्रैक्शन मिलते जा रहा है, और काइंड ऑफ डिस्पाइट इट बीइंग प्रूव्ड कि ऐसा नहीं है, लोग छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि हमें मोल्ड किया जा रहा है, हमें एक्टिवली मोल्ड किया जाता है। क्योंकि भाई बात ये है ना कि इंसान हमेशा इसी चीज़ को बिलीव करता है, उसी में जीता है। इंसान हमेशा एक अच्छी दुनिया में जीना, इंसान बेसिकली अपने ख्यालों में जीता है। आप ख्याल में जिस लड़के से प्यार करते हैं, आपके सामने वो आ जाएगी, आप उससे इतना प्यार रियल नहीं कर पाएंगे जितना आप उसको ख्यालों में खोए रहते हैं कि यार मैं उससे कितना प्यार करता, उसकी आंखें कैसी थी, हम कितने अच्छे रिलेशनशिप में थे। ये आपकी सारी की सारी रियलिटी ज़्यादा ख्यालों में, रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। और इंसान हमेशा बिलीव करता है इस दुनिया से परे एक अच्छी दुनिया की, जहाँ पे वो जीना चाहता है। इसी वजह से सब, और वो आपको फोन पर एक्सेसिबल है। हाँ। इसलिए क्या है, एक बहुत डिबेट चल रहा है ऑनलाइन सर्कल्स में, वो ये है कि इज दिस द एज ऑफ लोनलीनेस? क्योंकि हाँ, मेरी तो आ गई है। मैं हूं ना ब्रो। नहीं ब्रदर, आई एम देयर ब्रदर। नो ब्रदर, I will cry. Yes. Why are you making me laugh? तो ऑनलाइन लोगों का करियर चल रहा है, ऑनलाइन लोगों के पैसे। भाई तेरे पास वॉलेट है? चल रहा है। मेरा करियर चल रहा है। एक सुपर थैंक्स नहीं आ रहा है आजकल। मेरा तो चल रहा है। वो ठीक है ना, वैसी बातें नहीं करता ना तू आजकल। The magic is gone. I guess yes. I think तेरे को थोड़ा डार्क में जाना पड़ेगा, तब शायद से कुछ नया बनकर आएगा। बट जैसे कि वॉलेट है नहीं, कैश है नहीं, एटलीस्ट इंडिया में ज्यादातर मेरे पास वॉलेट है ही नहीं, है ना। मेरा वॉलेट बहुत पहले, मेरे पास एक वॉलेट था, पता नहीं कहाँ तो भी अंदर रखा है, उसमें कैश है नहीं है पता नहीं, इररिलेवेंट हो गया है कैश एक तरीके से। मनी पूरी की पूरी ऑनलाइन आ गई है। तो ये जो धीरे धीरे हमारी दुनिया वर्चुअल होते जा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक्चुअल जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन थे, जो चीजें हमारे लिए मैटर करती थी, उनकी वैल्यू गिरते जा रही है। जैसा पैसा बचाना, हाँ या एक तरीके से। हाँ। तो इसलिए धीरे धीरे एक लोनलीनेस आ रही है लोगों में, एक डिस्कनेक्शन आ रहा है, हम अग्री नहीं कर पाते, हम बात नहीं कर पाते हैं, हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं रख पाते। सबको सारे जवाब पता ही है, सब कुछ देख चुके हैं, सब इस दुनिया को समझ चुके हैं, सबको पता है दुनिया कैसे काम कर रही है। आपको ये भी नहीं पता कि यार आपके एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी लिटरली जीरो थी, और आप इलॉजिकल बीइंग चीजों में लॉजिक ढूंढ के उस पर डिबेट कर रहे हैं। यस, बना के। और ये सोच के देखो ना कि क्या होगा, कब तक हम इस एक ऐसे वर्ल्ड में रहेंगे जो एक कदर से अगर सिमुलेटेड नहीं भी है, तो कम से कम इसका इन्फ्लुएंस तो है। डेफिनेटली इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेटेड है। लेकिन जैसे कि हमने कहा है कि कई सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब में जा रहे हैं, इवेंचुअली एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहां पर जो इतना कंट्रोल है कुछ लोगों के पास, मनी को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, पावर को लेकर, ये पावर डायनामिक्स किस कदर चेंज होंगे सिर्फ क्यूरियोसिटी से चेंज हो सकती है। और ये कई सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये एक छोटे स्केल पे हो भी रहा है। नहीं, कि जहां पर गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट मोर्चे चल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, कई सारी कंट्रीज जो बहुत खराब थी धीरे धीरे स्टेबलाइज होती जा रही है, कई सारी कंट्रीज जो बहुत स्टेबल थी धीरे धीरे डीस्टेबलाइज। वही मैं बता रहा हूँ ना कि होगा क्या ना, ये चेंज तभी आ सकता है। जो मेरा भी सो कॉल्ड, हम जो कंटेंट बना रहे हैं हम लोग, उसको इतना पुश नहीं मिलता है टेक्निकल टर्म्स में। क्यूरियोसिटी ड्रिवन कंटेंट है ना, क्यूरियोसिटी इंसान को सोचने में मजबूर करती है, और जब सोचने में मजबूर करती है तब वो अपने व्यूज के ऊपर भी सवाल उठा लेता है कि मैं जो सोचता हूँ वो क्यों सोचता हूँ। और क्यूरियोसिटी ड्रिवन कंटेंट दुनिया में बेसिकली बूस्ट नहीं होता है, जिस चक्कर में हमारे जितने भी व्यूज आते हैं ठीक ठाक आ रहे हैं। लेकिन आप सोचें ना, क्यूरियोसिटी आपको क्या बनाएगी, आपको सवाल करना सिखा देगी, और जब आपको सवाल करना सिखा देगी तो आप उन सब चीज़ों पे सवाल उठाएंगे जो आपको फीड करने लगे, फीड की जा रही थी सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली आपके फोन्स के जरिए। तो यही सब हो रहा है। मतलब इवेंचुअली एक दिन आएगा कि लोग वीडियो बनाएंगे, ये देखो ये दो लोग पता नहीं क्या बात कर रहे थे, है ना, इतने टाइम से उन्होंने किया। बट इसके लिए भी टाइम लगेगा ना, क्योंकि इवेंचुअली आपको समझ आएगा कि आप नॉलेज गेन करोगे और आप हमसे परे हो जाओगे, मतलब आप हमें पार कर जाओगे। बस वही है हमारा जरिया, बस आपको क्यूरियस बनाने का है, आपको क्यूरियोसिटी देने का है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मिलने आ सकते हैं 22 मार्च दिल्ली में इल्यूजन शो देखने के लिए। आई गेस बहुत लंबी हो गई वीडियो, बहुत ज्यादा लंबी होगी। मजा आया, मुझे तो मजा आया, मुझे बहुत। व्यूज आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट हु केयर्स। ज्वाइन करिए एआई आसान भाषा में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।